फाइव स्टार भारत न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत अहम और बड़ी खबर के साथ। मोदी ने पेरिस ओलंपिक खिलाड़ियों को दिया है विजय मंत्र। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी ने पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ियों को विजय मंत्र दिया और उनसे मुलाकात की है। 120 खिलाड़ियों का दल जाएगा पेरिस। मोदी ने ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है। 26 जुलाई से ये ओलंपिक शुरू हो रहा है। साथियों, मैं आज तो ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका, क्योंकि वो आप जाने के मूड में होंगे और जीतने के मूड में होंगे, और मैं आपका जीत करके वापस आओगे तब स्वागत करने के मूड में हूँ। और इसलिए वैसे मेरी कोशिश रहती है कि खेल जगत से जुड़े हमारे देश के जो सितारे हैं उनसे मिलता रहूं, नई चीज़ें जानता रहूं, उनके प्रयासों को समझता रहूं, और सरकार के नाते अगर व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना है, कुछ प्रयास बढ़ाने हैं, तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करूं, ताकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है। खेल का एक स्वभाव होता है जी, हर विद्यार्थी का जैसे रहता है। जब वो पेपर देने जाता है एग्ज़ाम के लिए, तो पूरे घर को ऐसा विश्वास देता है कि बस आप चिंता मत कीजिए, मैं रैंक लेकर के आने वाला हूँ। और जब उसको तो पता चल जाता है एग्जामिनेशन में कि क्या हो रहा है, क्या कर पाएगा, ठीक गया नहीं गया, तो निकलते ही शुरू कर देता है। पंखे की आवाज़ बहुत आ रही थी, खिड़की खुली थी तो मज़ा नहीं आ रहा था, टीचर बार बार मेरी तरफ देखते थे। तो आपने देखे होंगे ऐसे स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं और हमेशा वो परिस्थितियों को दोष देते हैं। और ऐसे लोगों की कभी जीवन में प्रगति नहीं होती है। वो बहाने बजाने में मास्टर हो जाते हैं, लेकिन प्रगति नहीं कर पाते। लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाड़ियों को जानता हूँ, वे कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वो हमेशा कहते हैं कि जी मुझे वो टेक्निक मेरे लिए नई थी, वो जो करता था मैंने अंदाज नहीं लगाया कि वो भी एक तरीका हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं, देख क्या जैसा रहा वैसा रहा। दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीज़ों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है, उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है, उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती है। दुनिया के समृद्ध समृद्ध देश भी, उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे, और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं, कई कठिनाइयाँ होती है, बहुत सी असुविधाएं होती हैं, लेकिन दिल में उसके मन में रहता है मेरा देश, मेरा तिरंगा झंडा, और इसलिए वो कठिनाइयों को, असुविधाओं को बिल्कुल साइड में रखता है, वो अपने मिशन के लिए लग जाता है। और इसलिए साथियों, मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में
आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे। जो पहली बार जा रहे हैं, जिनको ओलंपिक में जाने का पहला मौका मिल रहा है, ऐसे कौन कौन है? अच्छा, बेटियों की संख्या ज्यादा है, पहलवानों की संख्या ज्यादा है? अच्छा, जो पहली बार जा रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, मैं जरा सुनना चाहूंगा। आप क्या सोच रहे हैं? आप में से कोई भी बताए। हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाहती हो ना? ये पीछे, हाँ हाँ बताइए। हाँ, अपना परिचय बता दीजिए। और मैं रमिता जिंदल हूँ। एयर राइफल शूटिंग में मैं पहली बार ओलंपिक्स में जा रही हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो बिकॉज ओलंपिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से ही था मेरा, जब से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है मैंने। तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और साथ में मोटिवेशन भी है काफ़ी कि देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊँ वहाँ। आपकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ हुई है? मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं ट्रेनिंग चेन्नई में करती हूँ। परिवार में भी और कोई खेल जगत से जुड़े हुए थे कि आप ही ने शुरुआत की? नहीं, मैंने ही शुरुआत की है। अच्छा, वरना हरियाणा में तो हर घर में खिलाड़ी मिलेगा। बैठिए। और कौन कुछ बताएंगे अपना, जो पहली बार जा रहे हैं? बेटियां तो बहुत बता सकती है। दीजिए दीजिए, वो बोलेगी कुछ। हाँ, मेरा नाम रितिका है और मैं हरियाणा रोहतक से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैं पहली बार जा रही हूँ। एक्साइटमेंट भी बहुत है कि मैं अपना मैट पे प्रदर्शन दिखाऊंगी, पूरे देश की नज़र मुझ पे होगी और सभी लोग दुआ भी कर रहे हैं और मैं भी अपना 100% दूंगी। शाबाश। और बोलिए ना। हाँ दीजिए। आप संकोच कर रही है, बोलना है, आपको बॉडी लैंग्वेज कह रही है। मेरा नाम अंतिम पंगाड़ है और मैं 53 केजी में रेसलिंग करती हूँ। मैं अभी 19 साल की हूँ और मैं ओलंपिक खेलने जाऊँगी। बहुत खुशी है मुझे कि भाई अभी तक ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती में एक ही मेडल आया लड़के का, और वो भी ब्रॉन्ज आया। तो मैं चाहती हूँ मैं इससे भी अच्छा मेडल लेके आऊँ। शाबाश। अच्छा, आप में से 18 से भी कम उम्र के कौन कौन है जिनकी एज 18 से कम है? एक, हाँ बताइए बेटा। Hi, I'm Dinidhi Desingu. I am 14 years old. I'm from Kerala, but I represent Karnataka generally. I am really excited to go to the Olympics this year as being a part of Team India. It's a great honor and a great privilege that I got to be a part with such an amazing team this year. I know that it's just the start of my journey, and I know that there's a long, long way to go for me and for all of us over here. I hope that we all make our country proud, and I hope that we come back with great achievements and lifetime goals. विश ऑल द बेस्ट। अच्छा, जो लोग 3 बार से ज्यादा बार ओलंपिक में गए हैं, ऐसे कौन कौन है? मोर देन 3 टाइम्स। हाँ, जरा उनसे सुनेंगे। हाँ, मोर देन 3 टाइम्स। हाँ बताइए। हाँ, कहिए, झारखंड वालों को तो छूट है कुछ भी बोलने की। नमस्ते सर, मेरा नाम दीपिका कुमारी है। मैं आर्चरी को रिप्रेजेंट करती हूँ। सर, बहुत खुशी है और कि ये चौथा ओलंपिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरियंस को यूज़ करूँ और उसी जोश और उसी कॉन्फिडेंट के साथ रिप्रेजेंट करूँ और अपना 200% दूँ। थैंक यू सर। अच्छा, आप जो यहाँ नए खिलाड़ी पहली बार जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देगी, जो पहली बार जा रहे हैं इस टीम में? सर, मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बट मैं उनको बोलूँगी कि उस चकाचौंध में वो ना घुसे। जितना हो सके वो खुद पे फोकस करे और इन्जॉय करे, पर पूरे फोकस के साथ, पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। और मैं ये बोलूँगी कि मेडल जीतना है, उसके पीछे ना भागे। वो परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे ताकि मेडल उनके पास आए। अब 3 बार आप हुआ आई, पहली बार गई, उसमें कुछ सीखा होगा, कुछ आपने आकर के उसको प्रैक्टिस किया होगा। दूसरी बार गई, कुछ और सीखा होगा। मैं जान सकता हूं कि आपने ऐसा कौन सी चीजें नई एडॉप्ट की जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और आपको लगता है कि आप देश को कुछ दे पाओगे?
ये ऐसा तो नहीं कि रूटीन जो प्रैक्टिस करती थी वही करते, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है, जैसे मैं योगा वगैरह करने की आदी हूँ, तो मैं समय देता हूँ मेरे लिए। लेकिन मैंने देखा है कि जो एक रिदम बन जाती है, जाते ही जिससे शुरू करता हूँ वही से एकदम से शुरू हो जाता है। फिर मैं थोड़ा कॉन्शियस होकर कहता हूँ आज ये दो छोड़ो, दो नई चीज़ें करूँ, तो थोड़ा मुझे वैसा हर एक का आदत हो जाती है कि वो अपनी जो पुरानी हैबिट है उसी प्रकार से एक्ट करता रहता है और उसको लगता है मैंने कर लिया। आपकी स्थिति क्या है? सर, जो पुरानी अच्छी आदत है उसको कंटिन्यू करते हैं, और जैसे लास्ट टाइम कोई भी मैच से अगर हम हारते हैं तो उससे सीखते हैं और प्रैक्टिस में आके वो गलती ना करें, उसको हम हर दिन रिपीट करते हैं ताकि वो हमारे आदत में उतर आए, जो अच्छी आदत है वो उतर आए, और वही चीज़ हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी बुरी आदत भी तो आदत बन जाती है, शरीर का हिस्सा बन जाती है। सर, होता है ऐसा, बहुत बार होता है कि बुरी आदत लग जाती है, बट हम खुद को बात करते हैं खुद से और रिमाइंड कराते हैं कि ये चीज़ें हमको कैसे कन्वर्ट करनी है अच्छी चीज़ों में। और कौन है जो 3 बार जाकर के आए हैं? पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक में शामिल होने से पहले नीरज चोपड़ा से बातचीत की है और उनकी तैयारियों का जायजा भी लिया है। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते भैया। कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ, तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। देसी घी और गुड़ वाला नहीं, मुझे तेरी बाग के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। बताइए। बिल्कुल सर, हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफी कम कंपटीशन खेल रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेला था और वो काफी अच्छा रहा, और 1 महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पूरा फिट करके जाएं पेरिस में और 100% दे सर अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि 4 साल में आता है। मैं सभी एथलीट्स को ये बोलना चाहूँगा कि 4 साल में मौका मिलता है और अपने अंदर घुस के उस चीज़ को निकालें कि क्या वो चीज़ है जिससे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि मेरा टोक्यो मेरा पहला ओलंपिक्स था और पहले ओलंपिक्स में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, गोल्ड जीता देश के लिए। और उसका रीज़न मैं मानता हूँ कि यही है कि मन में डर नहीं था, निडर होके खेला और बहुत ही बिलीव था खुद पे कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। और मैं सभी एथलीट्स को ये बोलूँगा कि वैसे ही खेलें, किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है। कई बार हमको लगता है कि शायद यूरोपियंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर यूएस के एथलीट या दूसरी कंट्रीज के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वही है कि अगर हम खुद को पहचान लें कि हाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ के इतनी दूर हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है जी। चलिए, बहुत बढ़िया टिप दी है सबको, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इस बीच बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु से भी पीएम मोदी ने बातचीत की है और उनका उत्साह बढ़ाया है। नमस्ते। मैं पीवी सिंधु सर, मेरा अभी 3rd ओलंपिक्स में जा रही हूँ सर। तो फर्स्ट ओलंपिक्स में 2016 में सिल्वर लेके आई थी और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज लेके आई थी। तो इस बार आई होप आई चेंज द कलर सर एंड आई होप आई कम बैक विद अ मेडल। ऑब्वियसली अभी बहुत एक्सपीरियंस से जा रही हूँ, but definitely it's not going to be easy, but I will try my best and hoping for another medal sir. Yeah. ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए क्या कहोगी? बस फर्स्टली मैं बस ये कहती हूँ कि आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत लोग ये सोचते कि ओलंपिक्स है कैसा खेलना, और प्रेशर भी बहुत रहता है, और कुछ लोगों को ये रहता है कि वो एक्साइटमेंट रहता है कि यू नो इट्स अ फर्स्ट ओलंपिक्स एंड वी वांट टू गो टू द ओलंपिक्स। But I just want to say that you know it is like any other tournament. It's just that हम focus करना है और we have to have that belief in ourselves that we can do it. And definitely सब लोग hard work कर रहे हैं, तो I wish them that they give their 100%, not think that it is some different tournament and it is going to be hard. But I just want to tell them that it is like any other tournament and I want them to give their 100%. चलिए, प्रेशर तो सब लोग सब। थैंक यू सर, थैंक यू। और
राजस्थान की सियासत में इन दिनों भूचाल मचा हुआ है। राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने 10 दिन बाद मुझे फिर बुलाया है, मेरा कोई हट नहीं है, मैं पार्टी लाइन नहीं तोड़ना चाहता। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पार्टी या सीएम से कोई शिकायत या दिक्कत नहीं है, मैंने सिर्फ इसीलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों के सामने इसका वादा किया था। गौरतलब है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में किरोड़ी लाल मीणा ने ऐलान किया था कि उनके प्रभाव में आने वाली 7 लोकसभा सीटों में से किसी एक सीट पर भी अगर बीजेपी हार जाती है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लोकसभा चुनाव के वक्त किरोड़ी लाल ने कहा था कि पीएम मोदी ने उन्हें पूर्वी राजस्थान की 7 सीटें सौंपी थी। इन सीटों पर जीत के लिए कड़ी मेहनत भी की गई। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राजस्थान में 14 सीटें ही नसीब हुई, यानी बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान में बीजेपी को हुआ। किरोड़ी लाल के ग्रेजुएट दौसा में भी बीजेपी चुनाव हार गई थी। इतना सही है, उसमें कोई न तो संगठन से शिकायत है मेरी, न मुख्यमंत्री जी से है, सबका बड़ा अच्छा प्यार है, सबका अच्छा सहयोग है। इतना ही है कि मैंने ये जनता के बीच में बोला था लोकसभा चुनाव के दौरान, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। अगली बड़ी खबर बिहार से है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है और पलटवार किया है। दरअसल जेडीयू के दावे का जहां पुल गिरने के बाद लगातार वार पलटवार हो रहे हैं और कहा है कि जिस दिन से नीतीश कुमार सीएम बने हैं, अगर केवल 18 महीनों को छोड़ दे तो पूरे समय ग्रामीण कार्य विभाग जेडीयू के पास रहा है। ये मंत्रालय और बिहार लगातार भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। ये डबल इंजन का अद्भुत खेल है और मेल है। एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है और एक इंजन वो लोग लगे हुए हैं उसमें जिन्होंने बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई बढ़ा दी है। जिन लोगों के कार्यकाल में पुल टूटा, हम उन्हें सत्ता में वापस नहीं आने देंगे, ये कहना है राजद नेता तेजस्वी यादव का। ये आवश्यकता है सबसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बार आप देखेंगे पुल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आकर के इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। और इस बार बिहार की जनता जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देंगे। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए स्टार भारत न्यूज के साथ।